नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामोदय कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि लास्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा था केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था। यूनिट सेकंड अपन ने कंप्लीट की है। यूनिट सेकंड में आपको बता देते हैं किस प्रकार से था। यूनिट सेकंड में आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये यूनिट सेकंड में था। और अब आप पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में स्टडी थी वो आपके बता देते हैं। आपने पहले ही पढ़ा था इसे। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है और इसका जो अध्ययन का क्षेत्र था वो माइक्रोवेव रीजन में था। याद रखना, इसका जो अध्ययन का क्षेत्र था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता रहा हूँ, इसका अध्ययन का क्षेत्र माइक्रोवेव रीजन था। माइक्रोवेव रीजन, ध्यान रखना, माइक्रोवेव रीजन। सूक्ष्म तरंगी कहा जाता है इसे, सूक्ष्म तरंगी कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र में इसका स्टडी की जाती थी, सूक्ष्म तरंग वाले क्षेत्र में। ये माइक्रोवेव रीजन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी की जाती है। इसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो आपने अध्ययन किया था वो द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले यौगिकों के बारे में स्टडी की थी। द्विध्रुव रखने वाले यौगिकों के बारे में ही इनके बारे में स्टडी की जाती। ठीक वैसे ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले यौगिकों के बारे में स्टडी की जाती है। स्थायी द्विध्रुव रखने वाले यौगिकों के बारे में ही स्टडी की जाती है। यह होता है, दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग समान ही है, यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले स्थायी यौगिक रखे जाते हैं और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिकों के बारे में, अणुओं के बारे में स्टडी की जाती है। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता देता हूँ। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूरा आपने यूनिट सेकंड पढ़ी थी, ध्यान रखना आप, यूनिट सेकंड थी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है, एक तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही बारे में है ये सभी। रोटेशनल होगा, वाइब्रेशनल होगा, रमन होगा, इलेक्ट्रो वो वाला थोड़ा सा टॉपिक है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और उसके बाद एक चलेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक में होगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक थे आपके। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है देखिए आप। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल, इसके बारे में स्टडी करना शुरू कर देते हैं अपन। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल को कंपन कहा जाता है, ध्यान रखना, कंपन, वाइब्रेट होते हैं जिसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, उसका एक क्षेत्र था माइक्रोवेव रीजन में, उसकी स्टडी की जाती है। इसी प्रकार से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है इसको। इसका जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो आईआर क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, खास करके आईआर क्षेत्र होता है। आईआर क्षेत्र, आईआर क्षेत्र होता है, यानी आईआर रीजन में इसकी स्टडी की जाती है। आईआर रीजन कौन सा होगा, इसे कहा जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्षेत्र होता है ये आईआर क्षेत्र। आईआर क्षेत्र आप जानते हो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो फार और एक नियर, ठीक है ना। पहले आपको एक रीजन स्पेक्ट्रम बताया था, रीजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो स्टडी की थी वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस प्रकार से रीजन स्पेक्ट्रम था। आपको बताया था कि ये विजिबल वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र होता है। क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। इसके आगे वाला आईआर था और इसके पीछे वाला यूवी क्षेत्र था। ये आप लोगों को पहले लास्ट वाली क्लासों में पढ़ा चुके हैं। ये स्पेक्ट्रम के क्षेत्र थे, ये आईआर क्षेत्र है। उसके आगे था माइक्रोवेव, इसके आगे था एक्सरे, गामा रेज, इस प्रकार से रेज थी। ये क्षेत्र है, इनका क्षेत्र था। आईआर में मैंने आपको बताया था एक नियर और एक फार क्षेत्र होता है, नियर आईआर और फार।
है ना। नियर और फार दो क्षेत्र होते हैं। नियर और फार में क्या होता है, एक तो निकटवर्ती अवरक्त क्षेत्र होता है और एक दूरस्थ क्षेत्र होता है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मनुष्य की आंखें इन दोनों क्षेत्रों को नहीं देख सकती है, आईआर और यूवी क्षेत्र को नहीं देख सकती। बाकी आपको दृश्य क्षेत्र में ही मनुष्य की आंखें देख सकती है। उसका कितना परास था ये आपको बताया था, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसका परास होता है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। ठीक इसी प्रकार से आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था, जिसका परास होता है 1 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ध्यान रखना, वो उस समय लिखाया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। रोटेशनल यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इसमें इसका रेंज होती है, परास जो होता है, वो आपको बताया था 1 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी परास चलती है, इसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी प्रकार से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको कंप्लीट बता देते हैं। यह आईआर क्षेत्र में होता है। कंपन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होते हैं वो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या लिखना है आपको, स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होंगे वो आईआर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये आईआर क्षेत्र में होता है। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होंगे वो आईआर क्षेत्र में प्राप्त होता है। आईआर को कहा जाता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें कहा जाता है। ठीक है ना, इसे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। यानी कि इन स्पेक्ट्रम का अध्ययन जहां किया जाता है, इन स्पेक्ट्रम का अध्ययन जिसमें किया जाएगा, स्पेक्ट्रम का अध्ययन, स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो स्टडी की जाती है इनका, उसे कहा जाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये खास करके ध्यान रखना, इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्पेक्ट्रम इसका क्षेत्र होगा, आईआर क्षेत्र होगा, और स्पेक्ट्रम का जो इसका अध्ययन जो किया जाएगा वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किया जाएगा। ध्यान रखना, ये खास तरीके से है। इसमें वे ही अणु स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे जिनमें क्या होगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। पहले भी बता चुके हैं, वे अणु स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे, वे अणु या मॉलिक्यूल्स, वे अणु यौगिक भी हो सकते हैं, वे अणु पदार्थ तो स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्यान रखना, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। देखिए, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले कौन से यौगिक थे, आपको उसमें बताया था, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिक होंगे, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण आते हैं, डाइपोल मूवमेंट होगा स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिक। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी इसी प्रकार से थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी इसी प्रकार से, जैसे HBr था, NO था, PO था, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल थे इनके, ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम्पल थे स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले। और आपको पता है ये द्विपरमाणु अणुओं में इस प्रकार का स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाता है। यानी कि आगे आप लिख सकते हो द्विपरमाणिक अणुओं जैसे समनाभिकीय, समनाभिकीय द्विपरमाणु, समनाभिकीय, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु किसे कहा जाएगा, आपको ध्यान है, जैसे ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु द्वारा ये स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में प्राप्त नहीं होगा, द्वारा ये स्पेक्ट्रम दर्शाए नहीं जाएगा, अणु द्वारा ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते, स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते, स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते। देखिए, खास करके ध्यान रखना, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले कंपाउंड में इस प्रकार का रोटेशनल होगा, और समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु, जैसे समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु आप लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, ये ऑक्सीजन हो सकता है, O2, N2 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अणु हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के इस प्रकार से अणु हो सकते हैं। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ये खास करके है स्पेक्ट्रम आईआर क्षेत्र में होगा। इस स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन किया जाएगा उसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम था, ये ध्यान रखना आपको, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, आईआर क्षेत्र में होता है, इसका अध्ययन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किया जाता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, किस प्रकार से होगा
और वे अणु स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे जिनमें क्या होगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जैसे HBr, NO, CO, ETC हो गए। और समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु जो भी होंगे, जैसे द्विपरमाणुक अणु होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ठीक वैसे ही है जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बताया था कि इस प्रकार से इनका स्पेक्ट्रम इनका प्राप्त नहीं होता है, ये नहीं दर्शाते हैं, ध्यान रखें खास करके। ये था आपके गुंडन स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित थोड़ा सा पॉइंट। और द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, इनका परास जो होता है 0.8 से 200 म्यू तक होता है परास। इनकी रेंज जो रेंज होगी 0.8 से 200 म्यू तक की इनकी रेंज होती है, ध्यान रखना 200 म्यू तक की रेंज होती है। जो ये रेंज होगी वो 3 भागों में डिवाइड होगी, ध्यान रखना कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो होगी नियर रेंज, और एक होगा मतलब नियर यानी पास वाला क्षेत्र, और दूसरा होगा मिड रेंज यानी कि मध्य वाला भाग, और तीसरा होगा फार रेंज यानी कि दूरस्थ भाग। ये 3 भागों में इसकी रेंज डिवाइड होगी, खास करके ध्यान रखना। 0.8 से 2.5 म्यू तक चल रही है वो नियर रेंज में होगी। 0.8 से 2.5 म्यू तक का रेंज ध्यान रखना खास करके। नियर रेंज में कौन सा भाग आएगा, 0.8 से 2.5 म्यू तक का जो रेंज होगा वो नियर IR क्षेत्र में आएगा। और मिड रेंज में जो आएगा 2.5 से 15 म्यू तक आएगा। 2.5 से 15 म्यू तक का क्षेत्र इसमें आता है मिड रेंज में कौन सा आएगा, 2.5 से 15 म्यू तक का रेंज आएगा। और लास्ट वाला है फार रेंज में जो आएगा फार IR कहलाता है। उसमें जो क्षेत्र आएगा यहां से लगा दीजिए ये 15 से 200 म्यू, लास्ट वाला कितना है 200, या 15 से 200 म्यू तक का क्षेत्र इस रेंज में आता है, खास करके ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये IR क्षेत्र के रेंज है, ये IR का क्षेत्र है, ध्यान रखना IR इंफ्रारेड का क्षेत्र है। किस प्रकार से होगा, 0.8 से 200 म्यू और 0.5 नियर मिड और फार रेंज में आएंगे। 0.8 से 2.5 म्यू, 2.5 से 15 म्यू और 15 से 200 म्यू तक आगे फार रेंज वाला जो परास है वो इस प्रकार से चलेगी। ऐसा ही आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने कैसे क्या पढ़ा था, उसका जो परास होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ध्यान रखना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी जो परास पड़ी थी आप लोगों ने वो 1 से 100 सेंटीमीटर के बीच में उसकी परास होती है, खास करके ध्यान रखना घूर्णन स्पेक्ट्रा के बीच में। ये घूर्णन स्पेक्ट्रा के था, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के बारे में रेंज है। इसकी थोड़ी तुलनात्मक स्टडी मैंने आपके सामने करी है, कंपैरिजन स्टडी होनी चाहिए। कंपैरिजन स्टडी से ही आप लोग ये इस प्रकार में बता सकते हैं कि कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की रेंज का होगा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की रेंज का होता है। यहाँ पर इसका ये एक जनरल इंट्रोडक्शन फिनिश होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। खास करके इसमें ध्यान रखना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इसका बारे में पता चलता है। और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले कंपाउंड में होता है ये। और जो द्विपरमाणुक अणु होते हैं समनाभिकीय वाले, जैसे O2, N2, H2, इस प्रकार के इनमें नहीं होगा ये। और इनकी परास का क्षेत्र आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, 0.8 से 200 म्यू तक के बीच में होता है। और 0.8 से 200 म्यू के बीच में किस प्रकार से होगा, नियर रेंज, मिड रेंज और फार रेंज, ये 3 भागों में डिवाइड होगा, ध्यान रखना। एक तो नियर रेंज होगा, एक मिड रेंज होगा, एक फार रेंज होगा। मिड वाला मध्य वाला भाग होगा, नियर पास वाला, और ये दूर वाला भाग होगा। इस प्रकार से ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं सरल आवर्ती दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर। सरल आवर्ती दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत हुक नियम के बारे में स्टडी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुक लॉ क्या है आप समझिए, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हुक नियम से आप क्या समझते हैं, हुक लॉ के बारे में समझिए, इसका क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाता है। खास करके ध्यान रखना है हुक लॉ क्या होता है और हुक लॉ के बारे में पूछा जाता है। यस, सरल आवर्ती दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर, इसे हुक नियम
भी कहा जाता है, ये हुक नियम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, खास करके सरल आवर्ती दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। द्विपरमाणु अणु में क्या होता है, द्विपरमाणु अणु के सरल आवर्ती दोलक के ऐसे सिस्टम के रूप में जाना जाता है दो दानव आपस में क्या होता है, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए, आपको द्विपरमाणु अणु के बारे में बता देते हैं। द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणिक अणु, द्विपरमाणिक अणु, जैसे ये दो परमाणु लगाए हैं आपने, द्विपरमाणु अणु के बारे में बताएंगे। दो परमाणु है, इन्हें स्प्रिंग से जोड़ा गया है, जैसे ये ले जोड़ लिए हैं, एक ये इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ये दो परमाणु हैं, इन्हें इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। अब क्या है, इसमें किस प्रकार से कंपन उत्पन्न हो सकते हैं, जो अणुओं की कंपन की जो गति होगी वो किस प्रकार से होगी, जो देखिए आप एक चित्र द्वारा दर्शाया है। ये कंपन की गति इस प्रकार से होती है, यानी कि दोनों की विपरीत दिशा में। ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको बनाना है। और या यानी एक ही दिशा में हो सकती है, इसी प्रकार से, इस प्रकार, या तो इनकी विपरीत दिशाओं में कंपन हो सकता है, या फिर एक ही दिशाओं में कंपन हो सकता है, या फिर आपको इसको इस तरीके से भी बता सकते हो, इस प्रकार से एक ही दिशा में कंपन हो रहा है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये अलग अलग दिशाओं में कंपन होगा, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, वाइब्रेशन हो रहा है। ये कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है, यानी कि द्विपरमाणु अणुओं में कंपन की गति किस प्रकार से होती है, ये आपको बताया गया है एक चित्र के द्वारा। ये रेखीय आवर्ती दोलक में मध्य बिंदु की तरह काम करता है। एक सरल आवर्ती दोलक के लिए प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे अपन, एक सरल आवर्ती, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए प्रत्यानयन बल एक सरल आवर्ती दोलक के लिए प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, वो विस्थापन के समानुपाती होता है। रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, ध्यान रखना, वो रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहा जाएगा, प्रत्यानयन बल को कहा जाएगा। वो किसके समानुपाती होता है, विस्थापन के 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 समानुपाती होता है। ध्यान रखना, इसमें ये डेफिनेशन खास है, इसे लिखना जरूरी है, समानुपाती होता है। ध्यान रखना, प्रत्यानयन बल किसे कहा जाता है, प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स इंग्लिश में कहा जाता है, इसे रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है। यही क्या है, हुक का नियम है, इसे ही हुक का नियम कहा जाता है। ये हुक का नियम है, ध्यान रखना, हुक्स लॉ है, हुक का नियम, ये हुक का नियम है, ध्यान रखना है। क्या था, एक सरल आवर्ती दोलक के लिए प्रत्यानयन बल जो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती होगा, विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे देख लीजिए, ये एफ है, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आपको लेना है, यानी एक्स क्या है, विस्थापन है। ध्यान रखना, यहाँ एक्स क्या है, विस्थापन है। ये इसका एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। और एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। के क्या है, एक बल नियतांक है, के क्या है आपके पास, एक बल नियतांक, एक बल नियतांक। ये बल नियतांक है, खास करके ध्यान रखना, के क्या है आपके पास, बल नियतांक है, ये विशेष करके ध्यान रखना। और एक्स क्या है, एक्स विस्थापन का माप है, या विस्थापन कह सकते हैं इसे, जो साम्यावस्था में होता है। किस रूप में होगा, ये साम्यावस्था में होता है। इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में क्या है, एक माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है, एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में काम करता है, एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ध्यान रखना, इस माइनस चिन्ह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है।
ये खास करके ध्यान रखना। यानी कि ये जो नेगेटिव चिन्ह लगा रखा है, माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा एफ बढ़ते हुए एक्स की विस्थापन दिशा में कार्य करता है, इसके बारे में ये बताता है। फिर ये विद्यार्थियों, ये था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताया है, ये जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, और इसकी पूरी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।